बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो हैं वो मशरक़ वस्ता के अहम दौरे के ऊपर है। बैनुल अक़वामी इस वक्त मंजरनामा देखे तो मशरक़ वस्ता के हवाले से बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि एक तरफ वो सऊदी अरब का दौरा करते हैं, दूसरी तरफ शाम के सदर से मिलते हैं, तीसरी तरफ फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ अपनाते हैं, उधर ईरान के बारे में भी मौक़िफ़ है और बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के मामले के ऊपर जो सालसी की पेशकश है, इसने बैनुल अक़वामी मंजरनामा जो है उसे कुली तौर के ऊपर तब्दील कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर खित्ते में बेचैनी की अब फ़ज़ा है या खित्ते में बेहतरी के इम्कानात हैं? खित्ते के अंदर डोमिनेंस किसी की इस वक्त परवान चढ़ेगी या फिर मंजरनामा जो है वो मुख्तलिफ देखने को मिलेगा और वो किसी के हक में बेहतर होगा या बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा? किसी को तादाद की बुनियाद पर जांचा जाएगा या फिर हजम के एतबार से देखा जाएगा या फिर सिफारती ताल्लुकात और बराबरी की बुनियाद के ऊपर देखा जाएगा? ये एक अहम मामला है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मंजरनामे पे बात करें तो आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ और जो वफाकी डेलीगेशन है वो सियालकोट पहुँचे, जहाँ पे शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया गया और खिराज अकीदत भी उन्हें पेश किया गया। उनके बुलंद हौसलों की तारीफ़ भी की गई। उन लोगों के मादरे वतन के ऊपर जो खून निछावर करने के जो ट्रेंड हैं उसको बुनियाद बना के बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर यह भी पैगाम दिया गया कि हम अपने शोहदा को भूलते नहीं हैं, हम उनका साथ भी देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे इस बात को भी परखा जाए कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर जो है वो अपना पूरा मौक़िफ़ जो है वो उजागर किया है और उस मौक़िफ़ को लेके आने वाले दिनों में क्या होगा, कतर के हवाले से या दीगर अरब ममालिक के हवाले से क्या बातचीत हुई है और मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या इम्कानात रोशन हो सकते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे आज जो वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर जो वफाकी डेलीगेशन था उनका सियालकोट जाना किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने फ़तह भी हासिल की और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी सियासी जमातों ने और 24 करोड़ फ़ौज ने जो पूरे पाकिस्तान की अपनी फ़ौज के साथ करे थे ना शाना बशान, और सब खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं बॉर्डर्स पर लड़ने वाले उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जानों की परवाह भी नहीं की, अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और हमारी हिफाजत की, इस मुल्क की पाकिस्तान की हिफाजत की और मक्कार दुश्मन को शिकस्त फाश दी। और वहाँ पर जाना बहुत एक रवायत नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी था ताकि उनके हौसले बुलंद हों कि हुकूमत भी खड़ी है साथ। आर्मी चीफ साहब ने तो जाना ही जाना था और वो अक्सर जाते रहते हैं। वो तो ईद का दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, अपने साथियों के साथ मनाते हैं। हुकूमती लोगों का जाना बल्कि इसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों के बड़े रहनुमाओं का भी वहाँ जाना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात का भी जाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये पैगाम दुश्मन को भी जाए और हमारे फ़ौजी जवानों की हिम्मत भी बढ़े कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम मुकातब फ़िक्र के लोग उनके इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करने वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ये तो होना चाहिए और ये कामयाब कौमें करती हैं और कामयाब कौमों को ये करना पड़ेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत बन गए हैं। हमने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। हमने पाकिस्तान को दुनिया के यानी हमने कहने का मकसद है कि इस कौम ने, इस अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने, तमाम अपोजिशन जमातों ने, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने और 24 करोड़ से ज़ायद, क्योंकि आप कहते हैं कि मरदमशुमारी होगी तो फिर पता चलेगा कितना, लेकिन जब मरदमशुमारी जब तक नहीं है उतनी देर तक जितनी है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये सारी कौम जो है हम वैसे ही एदाद-ओ-शुमार में मुबालगा आराई से काम नहीं लेते। हम कह देते हैं कि चले पिछली रिवायत ही बरकरार है। हाँ ये तो है, आप ख़ासकर आप पिछली रवायात को बरकरार रखते हैं क्योंकि आप संजीदा आदमी है ना यासर साहब। तो यासर आज जो बड़ी ख़बर है ना पाकिस्तान में, तो अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम खड़ी है। यहाँ पर ईसाई स्क्वाड्रन लीडर पूरे पाकिस्तान ने उसे वेलकम किया। यहाँ पर हिंदू MNA वज़ीर खुल के पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, सरहदों तक गए
सर मैं हिंदू राना साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू ही रखिएगा। इसी बीच में हम सीनियर तजियाकार साबिक सिफारतकार जफर हिलाली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हिलाली साहब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी तौर पे केओस और टर्मोइल इस वक्त भारत के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो भारत का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई देता है? बहुत बुरा और इंशाल्लाह उससे भी बुरा हो। देखिए ये हो ही नहीं सकता। आप एक डेमोक्रेसी में हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा है, आपने गलत चीजें खरीदे अपने मुल्क के लिए, आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। आप तो कम से कम आप अपना इस्तीफा दें। मैं कहता हूं जी ये जो शिकस्त हुई है, ये जो हमारे एयरफोर्स ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने जाके इनको मारा है, दिस इज अनबिलीवेबल। ये तो उनको तबाह कर दिया है। ये शायद इंडिया को इस ऐसे ही चले, माने कि माइनॉरिटीज इंडिया में 40-50 कितने मिलियन है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में है, तो 250 मिलियन उधर हो जाए, सिख विख मिला के 300-400 मिलियन है उधर। माय गॉड, 300-400 मिलियन पीपल, और तुम कह रहे हो मेरे सामने मत आने दो इनको, सिर्फ वही इंतहा पसंद उनको आने दो। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। मैं तो कहने वाला था कि हमने इनको 5 फाइटर जेट्स इनके गिराए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, 77 ड्रोन्स, 1.5 बिलियन रुपया का इनका नुकसान हुआ है। हिलाली साहब कथा कलामी के लिए माजरत, आप थोड़ी सी सर रियायत दे गए हैं। 5 की बजाय हमने 6 गिराए सर। 6 अच्छा देखिए, मिलिट्री आर्टिलरी साइट्स, उरी, पठानकोट, उधमपुर, एयर बेसिस, ब्राह्मोस मिसाइल्स, क्या छोड़ा है इनका। और उसके ऊपर ये, मैं नहीं समझता कि अब इंडिया बच सकता है। आई एम सॉरी, नहीं बच सकता है। और इन्होंने ये मांगा है रिस्ट्रेंट इसलिए कि इनके पास एयरफोर्स नहीं था, दे हैड नो एयरफोर्स। इसलिए मेरे ख्याल में हिलाली साहब आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी पागल तो हो गया है, वो सारी दुनिया को पता है। अब भारत सुकून से बैठा रहेगा या भारत किसी की शय पर कोई फिर दोबारा गलती करने की कोशिश करेगा? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ भारत उन पावर्स के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो शायद इस्तेमाल हो चीन के खिलाफ, ये भी हो सकता है। और आजकल के ज़माने में आपको पता है प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, जैसे बलोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ, जैसे वो जो क्या है वो तालिबान, वो जो पाकिस्तानी तालिबान को सऊदी अरेबिया उधर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए पैसे लेके ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन, खाना पानी पर सब चीज़ वो तो दिया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है हमें अटैक करने। ये सब चीज़ें हो रहे हैं, तो आई सपोज ये भी हो सकता है। तो हलाली साहब आप क्या समझते हैं कि राना साहब बात मुकम्मल कर लें। अच्छा हलाली साहब, इसके इम्कानात हैं, और अगर इसके इम्कानात हैं तो इसका हमें वक्त से पहले ही पाकिस्तान को क्या रद्दअमल देना चाहिए? जिन लोगों ने सिफारिश की है सुलह की, जिन लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें या अप्रोच किया कि बस इसे सीज़ फायर कर लिया जाए, क्या उनको पहले मतला कर देना चाहिए? देखिए बात सीधी सादी ये है कि जो मुल्क ने सीज़ फायर ब्रोका किया है अमेरिका, वो न्यूक्लियर वॉर ज़रूर नहीं चाहता। मैं नहीं समझते हैं वो न्यूक्लियर वॉर चाहता है, मगर वो नाखुश तो नहीं होगा अगर उनके दुश्मन जो लगता है कि अब सोवियत यूनियन की जगह में चीन आ गया है, लगता है शायद ना हो, और कुछ साइंस हैं कि शायद ना हो, इसलिए उन पे टैरिफ्स पे उनका समझौता हो रहा है। मगर अभी तक अगर डेमोक्रेट्स को पूछो तो वो मुल्क है जो उनके खिलाफ है वो है चीन। तो अगर चीन के साथ
उन्होंने चीन को बिठाना है, और अगर चीन के साथ उनका कंपटीशन है तो फिर मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए कि किसी तरीके से किसी को इस्तेमाल करेंगे चीन के खिलाफ। और अगर किसी को इस्तेमाल करना हो या किसी का साथ देना हो चीन के खिलाफ, तो कौन सा बेहतर मुल्क है, बेटर देन इंडिया। अगर चाइना और भारत की ही वार शुरू हो जाती है, हम इसी तरफ आ जाते हैं, तो पाकिस्तान तो चाइना के साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान जब चाइना के साथ खड़ा होगा तो फिर भारत के साथ जिन लोगों ने खड़े होना है, क्या वो भी ओपन खड़े होंगे? और कौन कौन भारत के साथ खड़ा हो सकता है? आपने अमेरिका का इशारा किया, और कौन सा मुल्क खड़ा हो सकता है? वेस्टर्न यूरोप। जिधर अमेरिका जाएगा तो फिर काफ़ी सारे मुल्क, आपको पता है कौन है जो अमेरिका के साथ, नेटो जाएगा अमेरिका के साथ, हालांकि फूक फूक के जाएगा, हालांकि ऐसा भागेगा नहीं, मगर मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेशर में आके वो कहते हैं ना, अगर यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्गर देन इफ़ वी आर डिवाइडेड, तो वो फिर जाएगा, वो जाएंगे। मगर एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम जाएंगे, बल्कि मैं नहीं समझता एक भी जाएगा अमेरिका के साथ, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्या रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड किया। आसियान तो ज़रूर नहीं जाएगा, और मेरे ख्याल में अफ्रीका तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा जी। इस मंजरनामे में जो बैनुल अक़वामी सफ़बंदी है वो उसके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, लेकिन किस हद तक? और डोनाल्ड ट्रंप का माजी करीब का जो नैरेटिव है और अब का नैरेटिव, उसके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है, और ये टिल्ट जो है वो क्यों आया, और ये स्ट्रेटजी उनकी तरफ से क्यों अपनाई जाती है कि पहले पुश करो और बाद में किसी दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दो और उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दो। राना साहब, मैं आपका मौक़िफ़ एक लेना चाहता हूँ, फिर मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये किस तरफ को जाती दिखाई दे रही है, और इसके असरात बिलखुसूस हमारे खत्ते या हमारे ममालिक पे क्या पड़ते हुए दिखाई देते हैं? देखें, इस वक्त अगर हम देखें तो एक तो ट्रंप का दौरा मुकम्मल हो जाए, और ट्रंप के इस दौरे के बाद नज़र आएगा कि क्या ट्रंप जो है इस दौरे के बाद किसी और मुल्क में जाते हैं। अगर तो ट्रंप का यह दौरा किसी और मुल्क में भी होता है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, भारत या खाने खित्ते के किसी और मुल्क में होता है, तो उसके बाद तो नज़र आएगा कि ट्रंप जो है वो एक नया ब्लॉक जो बनाना जा रहा है, उसमें से नए ब्लॉक में से एशिया, हमारे इस ब्लॉक से किस किस को लेना चाह रहे हैं, और उसके बाद खित्ते की सूरत हाल जो है वो किस तरफ होगी, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, 3 ब्लॉक बन जाएंगे, 2 नहीं बनेंगे फिर, या फिर अमेरिका की तरफ। एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ये जो एक पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, बेशक ये वार चंद घंटों की वार हुई, चंद दिन की वार कह लें, घंटों की कह लें, वैसे वार असल वार देखा जाए तो चंद घंटों की हुई। इस वार के बाद के जो असरात हैं जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकलेंगे, जब मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट भारत से निकालेंगे या भारत में करेंगे, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे या पाकिस्तान से मुंह मोड़ेंगे। ये दोनों चीज़ों की ज़्यादा चांस है पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का, क्योंकि हर शख्स तगड़े पहलवान की तरफ जाने को तरजीह देता है। तो उसके बाद जो है ना खित्ते की असल सूरत हाल पता लगेगी। अभी तो सारी सूरत हाल जो है वो यही है कि हम जीते हैं। अभी कुछ लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होना। मसलन आप देख लें कि हमारे बिल्कुल करीब एक मुल्क है, उसकी एयर सर्विस जो है उन्होंने अभी तक 16 तारीख तक बंद की हुई है, पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, यानी अभी उनके अंदर भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें यासर जब तक क्लियर नहीं होती उस वक्त तक खित्ते की फाइनल सूरत हाल क्या होगी, आप उस मामले में कोई फाइनल तज्जिया नहीं दे सकते। ठीक, हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, गैर मुतवक्के दौरों का आगाज़, कतर से तोहफे में जहाज़ मिलना, फिर पहले यूक्रेन को धमकाना, फिर प्यार से समझाना, फिर सऊदी अरब में जाके 142 अरब डॉलर की आप दिफाई जो है वो एग्रीमेंट्स करें, फिर मजमूई तौर पे 2 ट्रिलियन डॉलर्स की आप बात करें कि ये आगे बढ़ने का मंजरनामा होगा, कतर को इन्वॉल्व करना चाहें, शामी सदर से बात करें, रशिया के सदर को कहें मेरे दोस्त हैं, चाइना के सदर को कहें दोस्त हैं, पाकिस्तान और भारत को उठा के कहें कि आपके मसाइल को हल करेंगे, मैं सालसी करता हूँ।
ये पूरी दुनिया का मंजरनामा आपको बेहतरी की तरफ जाता लग रहा है, मुआशी मंजरनामा बेहतर होता लग रहा है, या फिर आपको एक नई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जन्म लेती दिखाई देती है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर ट्रंप को आप थोड़ा सा स्टडी करें तो ट्रंप एक वाहिद प्रेसिडेंट है जो ये सब चीज़ें कर सकता है, और फिर भी एन एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है उसमें। इसलिए कि देखिए, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है कि अब फ़लस्तीन स्टेट को भी वो रिकग्नाइज करने जा रहा है। पता नहीं है सच है कि नहीं है यासर, ये कि वो रिकग्नाइज करने जा रहा है। मगर एक चीज़ तो बिल्कुल ही क्लियर है कि कौन सा, आई मीन हिंदुस्तान तो इस रेकनिंग से अब एज अ रिजल्ट ये जो हम हारा है ये तो खत्म हो गया है ना। डिप्लोमेटिकली एक सुपर पावर बनने वाला स्टेट एक छोटे मुल्क से जिसकी छोटी इकोनॉमी है उस पर मिलिटरीली पिट गया है। तो अब ये बताएं कौन मानेगा इंडिया को? तो व्हाट इज इंडिया? कौन कहता है कि ये सुपर पावर बन सकता है? देख रहे हैं आप अपने सामने ये क्या हुआ है, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इंडिया पे और दुनिया पे रिगार्डिंग इंडिया। जिधर देखो झूठ झूठ, उनके ये जो झूठ बोला है इन्होंने, इन पे कौन मानेगा? नोबडी ट्रस्ट देम एनी लॉन्गर। और मैं तो अपना ख्याल है कि मैं ये समझता हूं कि ट्रंप हिमसेल्फ मस्ट बी शैटर्ड। वो भी बड़ा शॉक में होगा कि कहता है मूडी बड़ा तगड़ा आदमी, बड़ा ये बड़ा वो। उसने देखा होगा कि क्या हुआ है मूडी को, एक छोटे मुल्क के साथ लड़के उसको तो ख़त्म ही हो गया है। और फिर देखिए वो क्या हरकत कर रहा है, उसकी पूरी आर्मी उसके खिलाफ हो गई है। और वो जो क्या, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रंप रिकग्नाइज किया है कि एवरीथिंग इज नॉट एज इट इज। माने मैं कुछ मुल्क को देखता हूँ और मैं कहता हूँ ये है वो है, लेकिन सर वो खबरें तो ये आ रही थी कि वो अरब ममालिक को ये दरख्वास्त कर रहा है कि अगर आप इजराइल को तस्लीम कर लें तो मेरे लिए खुशी का बायस होगा। हाँ, वो तो पहले से कह रहा है ना, लेट्स बी फेयर, वो तो पहले से कह रहा है। वो इब्राहिम अकॉर्ड्स और ये वो तो उसका आइडिया पहले से है। मैं कह रहा हूँ, मैंने ये सुना है कि शायद सऊदी अरेबिया ने कहा हो हम तुम्हारे से इतना चीज़ें खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो मेहरबानी से पैलेस्टीनियन स्टेट जो है, जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का है, हम सब उसको अग्री करते हैं, उस पर तो आप अग्री करें। वो तो शायद वो कर दिया हो। आप देख रहे हैं ना वो क्या कहता है कि अगर एक आदमी कहता है कि मैं गाजा को एक रिवियरा बनाना चाहता हूँ, एक ब्यूटीफुल रिवियरा के तरह ऑन द मेडिटरेनियन, तो ये क्यों नहीं कह सकता है कि फिर चलो मैं इसको भी अगर सऊदियों ने कहा है कि इतना रियल एस्टेट है, हम इतने पैसे देंगे, हम आपके साथ आएंगे, चलिए इसको रिकग्नाइज करें और आइए गाजा को बनाएं, शायद मान जाए। यू सी द प्रॉब्लम इज, आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका में, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है इस विजिट का। आपने खुद जिक्र किया है वो $450 मिलियन का वो जो प्लेन ले रहा है कि नहीं, कतर जो दे रहा है उसको। अच्छा हिलाली साहब, तो वेरी स्ट्रेंज मैन। जी हिलाली साहब जरा आप इस तरफ आते हैं। सिंध-ताश मुआहिदा, ये सिंध-ताश मुआहिदा जो मोतर रहेगा, भारत कह रहा है बार बार, अब लाजमी बात है ये हो नहीं सकता ना। सीज फायर कराने वालों ने भी तो इसकी गारंटी उठाई होगी ना, आपके पास क्या इतला है? जी, ये इन्होंने मेंटर किया था ये एग्रीमेंट, माने इन्होंने ऑर्गेनाइज करके हमें इनके साथ बिठाया था, मगर ये खुद कहने लगा कि हमारा कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, हमने इसको मदद किया था दो टू पार्टीज टू कम टुगेदर, ऐसा और कुछ नहीं है। मगर तो लॉ ऑफ ट्रीटीज कहता है कि एक दफ़े आप ट्रीटी साइन कर लें इसका, उसके बाद आप तो नहीं जाके कह सकते चलो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं उस पर अमल कर रहा हूँ। वो तो आप नहीं कह सकते। कौन कह सकता है? कभी सुना है आपने? ये कौन से लॉ पे है ये? इट इज़ इलीगल, मगर इसने कहा हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूँ ये जब ये कहता है ऐसी चीज़ें और ट्रंप रिपीट कर रहा है, ट्रंप ने कहा है ना 4 चीज़ें, कह रहा है आई एम गोइंग टू सिट देयर एंड कश्मीर पे बातें होंगी और इस पे होगी, ये वो 4 चीज़ें पे वो कह रहा है इंडिया बात करेगा। कि भाई इंडिया बात करेगा? इंडिया तो कह रहा है इस पे बात ही नहीं होगी। इंडिया तो कश्मीर पे इंडिया बात करेगा? इंडिया की पॉलिसी है, जो नेतन्याहू की पॉलिसी है, वो ज़्यादा मुसलमान कर दे कश्मीर को। 80,000 तो आ गए हैं।
1 लाख 2 लाख और आएंगे। 10 साल 15 साल में मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, आप लोग होंगे, आप देख लें। वो कर देगा रेफरेंडम, अगर मूडी है तो वो कर देगा रेफरेंडम, और क्या कहते हैं वो प्लेबिसिट, और कहेगा कि इंडिया को आ रहे हैं, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन ले लिया है और इंडिया की तरफ आ रहे हैं। मुसलमान मेजॉरिटी को ये हिंदू मेजॉरिटी बना रहा है। ये किसका है? क्या ये ट्रंप को नहीं पता है? तो किस बीच पे बात करेगा कश्मीर पे? वाई मूडी कश्मीर पे बात करेगा? उसके सबसे बड़ा ये है कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। हिलाली साहब, अगर देखा जाए तो फिर कि अगर ट्रंप का स्टाइल देखा जाए तो ट्रंप का स्टाइल ये कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी। बिजनेसमैन अगर वो अपना कॉन्सेप्ट लेके चलता है तो आप क्या समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पे हमारे दरियाओं के ऊपर भारत ने डैम्स बनाए और गैर कानूनी डैम्स बना के हमारे पानी को रोका। नाम तो दिया कि बिजली पैदा करनी है, लेकिन वो पानी रोकने के मकासद थे। आप समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी हो सकता है कि जिसपे भारत को बैकफुट पे जाना पड़े और कुछ डैम हटाना पड़े? नहीं, ऐसा फैसला विद ट्रंप हो सकता है कि भारत भी खुश थोड़ा सा हो जाए और हमें भी कोई नुकसान ना हो, ऐसा फैसला हो सकता है। मगर उसके लिए देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। उसके लिए बैठ के कहना चाहिए आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हिंदुस्तान को बिजली चाहिए, दैट इज़ द फेयर डिमांड। अब हिंदुस्तान को बिजली के लिए पानी ज़्यादा रोकना होगा, तो माने डैम का वॉल्स बड़े करने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। इसलिए कि पानी भरने के लिए उसमें कितना देर लगेगा? 2 हफ्ते। चलिए, अगर पाकिस्तान उन्होंने हाई वाटर सीजन में जब पानी आ रहा है जून जुलाई में, डैम को ऊपर कर दिया, उसके बाद इट बिकम्स लाइक द रन ऑफ द रिवर डैम। उसके माने फिर पानी नहीं रुकेगा ना। एक दफे जब तक वो पूरा दीवार के ऊपर तक आ जाए तो उसके बाद जो पानी नीचे आएगा वो नहीं रुकेगा। तो वो हो सकता है 2 हफ्ते पाकिस्तान को कहेंगे आप मेहरबानी से ये नहीं करें, इसलिए कि वैसे ही पानी बहुत आ रहा है, बल्कि आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा आ रहा है, शायद फ्लड्स भी हो रहे हैं, तो हम ये अपना डैम भर देते हैं। उसके बाद हम पानी नहीं रोक सकेंगे, इसलिए कि दीवार ख़त्म हो गया और पानी के ऊपर से नीचे बह जाएगा। ये सब चीज़ें अकोमोडेशन हो सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में ये सब अलाउड हैं। मगर अगर आपको थोड़ी सी दोस्ती, गुड रिलेशनशिप, टू हेल्प ईच अदर, टू बेनिफिट ईच अदर, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अगर आप करें, मगर इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। ये पानी हमारा है, ये नहीं हम रोक सकते हैं, ये है। इसलिए तो इतना देर लगा है और इसलिए अभी तक इसका ठीक से हो नहीं सका। मगर जो हुआ है कम से कम वो तो दैट हैज़ बीन म्यूचुअली अग्रीड। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ज़्यादा अग्री कर दिया, टू बैड, आपने कर दिया, गलती की मगर कर दिया। मगर इसका मतलब नहीं है कि आप उसको फाड़ दें और कहें कि बस ये कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इट्स नॉट सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट। ये सिर्फ मूडी कर सकता है, इट्स नॉट सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट। अच्छा, आप देख रहे हैं हिलाली साहब के किसी सतह पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो तनाव है, ये तनाव अभी तक तो जारी है ना। दोनों, मतलब नरेंद्र मोदी की जो 3 तकारीर हुई है, अगर हम उन तीनों तकारीर को देखें तो उस पर नरेंद्र मोदी अब भी एक पागल इंसान की तरह उसी तरह सब कुछ कह रहा है और चैलेंज दे रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है। बेशक वो झूठ बोल रहा है, बेशक वो अपनी कौम को मुतमिन करने के लिए कर रहा है, लेकिन क्या इस वक्त में कोई आप किसी मुल्क को देख रहे हैं जो दोनों इतराफ़ में लोगों को बिठा के मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर करा दें? क्या ऐसा कोई चांस है, या फिर जो आपने पहले कहा था कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो चाहेंगी कि ये फड्डा पड़ा रहे और ये आपस में किसी न किसी तरीके से लड़ते रहें? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई चाहेगा कि एक न्यूक्लियर वॉर हो। और राणा साहब, मैं आपको पूछता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर वक्त अगर एक न्यूक्लियर वॉर का छिड़ने का ये हो तो कौन आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? आपको चाहें, जो जाएगा वो कहेगा यार कल छिड़ सकती है, परसों छिड़ सकती है। ये दोनों मुल्क के लिए ये प्रॉब्लम होगा ना।
तो ये नहीं, मैं नहीं समझता कि द टू पीपल इन देयर गुड सेंसेस वांट। क्या हुआ आपको याद है जब ट्रंप शुरू में नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करता था, कहता आई विल, उसने उसके लफ्ज थे आई विल रॉकेट नॉर्थ कोरिया इनटू एक्सटिंक्शन। तो फिर किसी ने बोला कि उनके पास भी कुछ बम वम हैं, थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहते हैं, अगर उनके कुछ बम पहुंच गए तो क्या होगा। तो वो अमेरिका का मैप देखता है कि लॉस एंजलिस तो होगा ही नहीं अमेरिका के साथ। तो फिर उसने कहा कि मेरा दोस्त है ये किम मेरा दोस्त है, खुद ही जाया किम को कहा मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। गया, हाथ मिलाया, आई लव हिम। तो देखिए ये सब चीज़ें तो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना, हम लोग तो रीजनेबल रैशनल मैन है, हम वही कर सकते हैं जो हम समझते हैं एक करेगा। नोबडी वांट्स अ न्यूक्लियर वॉर, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये जो है मिस्टर मूडी, ये भी बीजेपी का है क्या? वाजपेयी बीजेपी का नहीं था? और क्या मुशर्रफ और वाजपेयी सुबह जाके एग्रीमेंट साइन करने वाले थे कि 15-20 साल के लिए स्टेटस क्वो होगा कश्मीर में, ना हमारी फौज होगी ना तुम्हारी फौज होगी, ना हम रोकेंगे लोगों को आने जाने ना तुम रोकोगे, हाँ लॉ एंड ऑर्डर तुम रख सकते हो, और ऐसा ही होगा 20 साल तक। उसके बाद हम प्लेबिसिट करें, उसके बाद हम कश्मीरियों को पूछेंगे कि क्या चाहते हो। हिलाली साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, आपने जो मोदी के हवाले से बात की, मुझे जो अभी जो रिसेंट की डेवलपमेंट है वो ये है कि कतर के साथ जो नए मुआहदे हुए हैं वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। अभी जो घंटा पहले की खबर है, जिसमें काउंटर ड्रोन्स जो हैं वो कतर को मुहैया किए जाएंगे, और काउंटर ड्रोन की जो मालियत है वो $1 अरब है। दिफाई मुआहदे, फिर जो है मुआशी मुआहदे, और इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े हजम में, सऊदीया के बाद कतर, और फिर मशरक़ वस्ता के ऊपर अमेरिका की इतनी गहरी नज़र, ये क्या टास्क? ये जो ड्रोन्स हमने गिराया है, ये हैरोप ड्रोन्स, आपको तो पता है ना, ये जो ड्रोन्स हैं ये तो 6-9 घंटे वो ये करते हैं, खड़े होते हैं उधर, और फिर अपने आप को एक सुसाइड ड्रोन बना देते हैं। ये हमारे फोर्सेस का कमाल है कि हमने ऐसा ये किया है। बहरहाल मैं एक सवाल पे आऊँगा ज़रा सर, जब कश्मीर के मामले पे ट्रंप ने ऑफ़र की कि मैं इस पे सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं, और भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया, और भारत की तरफ से सख्त रिएक्शन इस पर आया, उसके बावजूद भी कश्मीर के इस रिएक्शन के बाद भी भारत के साथ तजारत जो है वो अमेरिका की अव्वल तरजीह है। इसको हम क्या कि डबल गेम खेल रहे हैं, या अमेरिका अपने आप को कहता है कि ये जो मर्जी हो मेरा बिजनेस बढ़े? देखिए, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है बिजनेस वजह के लिए, चाइना के वजह के लिए, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। तो वो चाहता नहीं है कि कश्मीर के ऊपर उसके सब चीज़ मामले ख़त्म हो जाए। दैट इज़ नॉट, वो तो कभी कश्मीर क्या है, कश्मीर अमेरिका के लिए जी 80 साल हो गए हैं कश्मीर हम करते करते। देखिए, आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे हमने सीटों गए, सेंटो गए, हर और बायलैटरल बेसिस दिया, जिधर गैरी पावर्स ने भी उधर से निकला था, और बायलैटरल बेसिस है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, क्या एग्रीमेंट नहीं है और क्या सहूलत हमने अमेरिका को नहीं दिया है। हम लड़े हैं उनके लिए, मरे भी हैं। मगर आपने नोटिस किया कि जब सोल सप्लायर ऑफ वेपन्स पाकिस्तान का था अमेरिका, मगर जब 1965 का जंग शुरू हुआ 2 हफ्ते के बाद उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे। जंग के दौरान, जंग के बीच में, तो जब हमने उनको कहा कि यार तुम किस किस्म के दोस्त हो, जंग के दौरान, जंग के बीच में इतने सारे पैक्ट्स होके, कहते हैं नहीं हमारा जो जंग है वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ है और तुम्हारे इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, और हमारा वेपन्स रोक दिया। और इंडिया का एक वेपन्स उस वक्त इधर से नहीं आ रहा था, रूस से आ रहे थे, और रूस धड़ाधड़ वेपन्स देता रहा। जब ये कहानी ठीक से कहानी लिखी जाएगी वो क्या हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ, अभी भी हम ठीक से नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि अभी तक थोड़े से फीलिंग्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, आप चौंक जाएंगे।
अच्छा हिलाली कहने की साहब, बात यह है सर कि हिलाली साहब कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान पर भी दागे गए। उस रात यह आया कि कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान की तरफ भी गए, और इस सारी वार में अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बयान, हमायत, मुखालफत, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, खामोशी छाई रही। अगर वाकई अफ़गानिस्तान की तरफ मसाइल गए, जो तमाम मीडिया पे चलता रहा कि कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान की तरफ भी गए हैं, तो अफ़गानिस्तान की खामोशी को आप किस तरह लेते हैं? और अगर पाकिस्तान पर तो जो उन्होंने किया सो किया, उस पर भी अफ़गानिस्तान की खामोशी को आप क्या ले रहे हैं? आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो एक ही वाहिद एक मुल्क था जो पाकिस्तान के वजूद में आने के खिलाफ वोट दिया था यूएन में, पता है ना आपको, और वो था अफगानिस्तान। और आज आपको पता है कि हालांकि हमने अफगानिस्तान को हर किस्म की मदद दी, पनाह दिया, हमारे नौकरियाँ, हमारे लोगों को नौकरी, क्या क्या ड्रग, कलाशनिकोव, जो भी कल्चर आया, ये वो, कितने साल अमेरिका के साथ उनके लिए लड़ते रहे हैं और किस किस मुल्कों के साथ लड़ते रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज तक उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाइन है हमारे और तुम्हारे दरमियान में, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा शुक्र, हम आपको हमारा इतना आपको हम ओ करते हैं, इतना शुक्रिया करना चाहते हैं कि यार ये जो बॉर्डर है ये ख़त्म करो, बल्कि ये क्या बॉर्डर है, इसको बिल्कुल ही ये इसको बॉर्डर ही नहीं रखो, हम आपके पास नहीं। आज वो कहते हैं कि सब पाकिस्तान जो इस वक्त है, अटक ब्रिज तक, लांडी कोटल से अटक पुल तक हमारा है। और ये आज क्या कर रहे हैं टीटीपी के साथ, आपको पता है, और कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उधर पनाह लिया है, आपको पता है। हमारे लोग रोज़ मर रहे हैं, किसके हाथ मर रहे हैं, किधर वो रहते हैं, वो हथियार किधर से लेते हैं। अमेरिकन ने, अब ये मुझे बताएं आप, अमेरिकनों ने उनके पास 2 आर्म्स डंप्स वर्थ $8 बिलियन छोड़ा है। क्यों छोड़ा है भाई उसको, क्यों छोड़ा है? ये क्या वो ले नहीं जा सकते थे? आपको कितने लेकिन हिलाली साहब उसके बारे में तो ये है कि 40% तो ब्लैक मार्केट में निकल गया। एब्सोल्युटली, उधर से ही तो अटैक्स हो रहे हैं इधर। मैं तो कहता हूं पूरे कंट्रीज आर आर्मिंग देयर पीपल फ्रॉम दोज डंप्स। अच्छा, जब सीरिया में इनको मौका मिला तो ये अमेरिकनों ने मदद की सीरिया को। 340 ऑपरेशंस हुए हैं बाय एयर, और सीरिया को आज कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, और ये 2 बड़े आर्म डंप्स जो हैं इनको उन्होंने नहीं अटैक कर सके। वो तो हमारे उनके ड्रोन्स और हमारे एरिया से अटैक कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इसलिए कि जानबूझ के छोड़ा, उन्होंने जानबूझ के ये सब चीज़ें की है। इसलिए उनको पता था कि हम जा रहे हैं, मगर ईरान पे भी तो कुछ रखना है नज़र, चीन पे तो रखना है नज़र, और क्या पता हमारा दोस्त पाकिस्तान हाथ से ना निकल जाए। चलिए, ये सब बातें आपको पता है, मेरे ख्याल में हमारे लोगों को भी पता है। डोंट नीड टू गो। अफगानिस्तान इज़ अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। जितना क्या बताएं अफगानिस्तान के बारे में। अच्छा, जरा अफगानिस्तान, लेकिन हिलाली साहब सवाल राना साहब का वहीं पे है कि अफगानिस्तान बोला क्यों नहीं मिसाइल हमले पे? यानी जब अफगानिस्तान पे भी दाग दिया तो वो बोला क्यों नहीं? ना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला, ना वो भारत के खिलाफ बोला। किसके पर, जब किस पे मिसाइल हमला हुआ था? सॉरी, समझा नहीं मैं। सर, जब पाकिस्तान पे मिसाइल हमला हुआ उससे पहले ये कहा जाता है कि अमृतसर के ऊपर 6 मिसाइल जो हैं, 5 अमृतसर पे, 1 उसके साथ वाले शहर के ऊपर भारत ने खुद दागे, और कुछ मिसाइल जो हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर दागे। सॉरी सर कितने स्टूडेंट्स हैं? 10,000 हैं इंडिया में अफगानी, कम से कम 10,000 होंगे। और कितने पैसे लेते हैं उनसे, कितने दफे आता जाता है, और क्या प्लानिंग नहीं होती है? ये सब प्लानिंग जो होती है पाकिस्तान के खिलाफ, जो वो फंड करते हैं, से आप पूछ लें क्या क्या वो नहीं करते हैं इनके लिए। वो पैसे कमाते हैं जी। माफ करिए, मैं तो कहता हूँ मशीनरी जो नेचर है वो है, तो पैसे लेते हैं, दोस्ती है, अब रिकग्निशन मिलेगा उनको, अमेरिका से भी मिलेगा, हिंदुस्तान से भी मिलेगा। आप डोंट बी सरप्राइज कि यमन, वो इजराइल ना आ जाए उधर।
अच्छा सर, ये तो बताएं जी, ये चले अफगानिस्तान का मामला तो हो गया क्लियर, आपने कर दिया बड़ी। ईरान क्यों खामोश रहा? इस सारे मामले में आपने ईरान की खामोशी को कैसे लेते हैं? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप चाहते हैं तो इसको एयर कर दें, नहीं चाहते हैं ना करें। मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़े कहा कि ये ईरान के साथ बातें करने तो तुम जाओ ईरान। तो मैंने कहा ठीक है प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा एक ख़त ड्राफ्ट करके जाओ। तो मैं एज हर स्पेशल एनवॉय ईरान गया रफसंजानी के पास। तो जब मैं उसके पहुंचा, उसके दफ्तर में पहुंचा, तो रफसंजानी ने बड़े अच्छी तरीके से मुझे बुलाया, बिठाया आगे और कहने लगा, हाँ एम्बेसडर साहब क्या चाहते हैं आप, क्या बात है, मुझे बीबी को सलाम दे ये वो। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मेरा काम ये है कि पाकिस्तान और ईरान के साथ जो झड़प हो रही है अफगानिस्तान पे वो ना हो। और फिर मैं उठ गया, मैंने कहा और जो आप कहेंगे, जो आप लिख के मुझे देंगे कि ये होना चाहिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे। हालांकि वो तो मैंने कह दिया मैं एक्सेप्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर। उसने मुझे कहा था बात करके आप, तो उसने अपने ट्रांसलेटर को कहा, मैंने कहा कि इस शर्त, मैंने कहा इसलिए कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें छोटे भाई के साथ कभी वो वाकया वो ऐसा नहीं करेंगे कि जो हम नहीं कर सकते। कोई कंडीशन, कोई शर्त ऐसे कभी लगाएंगे नहीं आप जो हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा ट्रांसलेट करो। उसने ट्रांसलेट किया। उसने कहा फिर से तर्जुमा करो। फिर से तर्जुमा किया। और मैं कसम खाता हूं आपको कि उसने हाथ उठाया और टेबल को मारा। कहता है हम एक एक से ऐसे बात क्यों नहीं कर सकते। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, 80 साल हो गए हैं, एक पाइपलाइन है ईरान से, एक खंबा है ईरान का, एक खंबा इलेक्ट्रिक ईरान से आया है। हाँ जी, क्यों? माने सऊदी से तो हम तेल ले रहे हैं ना, वो तो फिर भी वो एक दो समंदर पार करके जाने पड़ते हैं। तो आप समझे क्यों और क्या इम्पैक्ट और कौन होता है और क्या करते हैं। मैं तो क्या आपको बताऊं, ये हमारी फेलिंग है, ये हमारी फेलिंग है। चीन हमारे साथ उठ के क्या कहा 1965 में कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, मगर मेरे पाकिस्तानी भाइयों याद रखो कि ये जंग जो होगा ये सिर्फ मिलिट्री नहीं जो होगा, ये एक पीपल्स वॉर होगा। तैयार हो पीपल्स वॉर को। अयूब खान ने कहा नहीं करके 2 हफ्ते में आया सीज फायर हुआ, ख़त्म हो गया। हिलाली साहब, अगर देखें तो इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे आपको ये सारा कुछ ठीक होता दिखाई देता है, वहाँ पे आपको रशिया जो है वो वापस ललकारता हुआ अमेरिका को दिखाई देता है, या उसका जो लहजा है वो काफ़ी नरम होगा माजी की निस्बत? नहीं, देखिए यूक्रेन का तो देखिए खुदा के लिए आप थोड़ा सा आप देखेंगे कि पुतिन ने कितने प्रेसिडेंट से बात की है, कितने दफे उसने कहा है कि तुम लोग मुझे वादा किया था। आपको पता है कि क्लिंटन ने वादा किया था कि हम कभी नहीं होगा कि यूक्रेन को हम नेटो में ले या नेटो को आपके तरफ करें। और पुतिन ने कहा नो वी हैव नो इंटेंशन। और जब वो हो गया, माने दूसरे वो जो दूसरे थे, वो जो रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये वो, तो उसने कहा ये क्या हो रहा है, हमारे तरफ तुम बढ़ रहे हो, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम नहीं करोगे। यू नो व्हाट ही सेड टू, या क्लिंटन क्या कहा इसको, कहता है डिड आई गिव इट टू यू इन राइटिंग। सही। तो फिर उसने कहा ये लास्ट रेड लाइन इज यूक्रेन, इधर से आओ और तुम जी। मगर अमेरिका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर 2 शहर भी अगर उधर को दे दिए जाएं तो ये मामला हल हो सकता है। यस, नहीं, जो रूस ने लिया है इसलिए रशियन स्पीकिंग है वो रखेंगे, इसलिए कि यूक्रेन रशियन स्पीकिंग लोग जो तो रूसी हैं, वो उधर ये नहीं है, टेरिटरी दूसरे का है, तो वो शायद रखें इसलिए कि अब लड़े हैं, इतने लोग मरे हैं। मगर ये कभी नहीं होता अगर यूक्रेन नहीं जाता नेटो में, वो नहीं अटैक करता, न्यूट्रल होता, कभी नहीं करता। बिल्कुल ये समझ लें उसको। ये इस वक्त समझने की बात है कि जिसके ऊपर
उसको इबाहम था, जो वादे उसके साथ तोड़े गए उसी पे उसका रिएक्शन आया और अभी उसी बुनियाद के ऊपर बात जो है वो इख्तिताम पजीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इलाली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।